स्टोरी की स्टार्ट एक नैरेटिव वॉइस से होती है जो बताती है मेरा नाम हैनवू है। मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ मगर मैं टाइम ट्रेवल करके एक ऐसी दुनिया में आया जहाँ सभी लोग गॉड बन सकते हैं। ये एक डिवाइन कॉन्टिनेंट है, सभी के पास अपना ही एक डिवाइन रिलम होता है। इस दुनिया में जैसे ही कोई 18 साल का होता है वो एक डिवाइन रिलम को वेकन करता है। पर जब मैं इस दुनिया में आया तो मैं इस लड़के की बॉडी में था जो कि बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। इसने 18 साल की उम्र में अपने डिवाइन रिलम को वेकन किया मगर इसकी जो पावर है वो टिड्डों को कंट्रोल करने की है। और फिर हमें हीरो के दादा का सीन दिखाया जाता है जो कि बहुत ही बुरी हालत में होते हैं। वो बताते हैं कि हैनवू तुम्हारे पेरेंट्स इंपीरियल अकेडमी के केओस में लापता हो गए थे और इसके दादा को भी यकीन है कि वो जिंदा हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि हैनवू इंपीरियल अकेडमी जाए और वहां जाके उन्हें ढूंढे। तभी वहां पे गॉडेस आती है जो हैनवू से कहती है कि हैनवू मेरी बात सुनो, तुम्हें पता है कि तुम्हारी हालात कैसे हैं। मैं तुम्हारे हालात पे तरस खाते हुए तुम्हें अभी भी कह रही हूँ कि मेरे गुलाम बन जाओ। अगर तुम मेरे स्लेव बन जाते हो तो मैं तुम्हारी जिंदगी संवार दूंगी। तुम्हें किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई भी बुली नहीं करेगा, तुम्हारे सारे खर्च मैं उठाऊंगी। मगर हैनवू उसे इनकार कर देता है। वो कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। जिसे सुनते ही गॉडेस वहां से चली जाती है और तभी क्लास के बुलीज आते हैं और इसे धमकाने लग जाते हैं कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई क्वीन दी गॉडेस से बात करने की। अब तुम्हें हमें इसकी कीमत चुकानी होगी, तुम्हें हमें डिवाइन पावर देना होगी। अगर तुम्हें हमें डिवाइन पावर नहीं दोगे तो हम तुम्हारे रिलम में इन्वेड करके तुम्हारे कोर को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तुम्हें तो पता ही होगा अगर तुम्हारा कोर डिस्ट्रॉय हो गया तो तुम्हारा फ्यूचर खत्म हो जाएगा। जिसपे हैनवू ऐसे हालात से तंग आकर सोचता है मैं एक टाइम ट्रेवलर हूँ, मेरी भी कुछ इज्जत है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। अगर चीजें ऐसे ही चलती रही तो बहुत बुरा होगा। इसी के साथ वो एक मशीन में एंटर करता है जो कि गॉड डोमेन के साथ कनेक्ट करती है। इसके थ्रू कोई भी अपने डिवाइन रिलम में लॉग इन कर सकता है। जैसे ही हैनवू अपने डिवाइन रिलम में एंटर करता है वो उसकी खूबसूरती को देख के हैरान हो रहा होता है। हर तरफ सब्जा ही सब्जा होता है और वहाँ पे टिड्डे घूम रहे होते हैं और हमें बताया जाता है ये टिड्डे कोई और नहीं बल्कि हमारे एमसी के फेमिलियर हैं और हमारा एमसी इन्हीं का गॉड है। फिर एमसी अपनी स्टेटस विंडो देखता है जहाँ पे उसे बताया जाता है कि उसका डिवाइन टैलेंट चूजन वन है और उसकी एबिलिटीज में रैपिड ग्रोथ और सैक्रिफाइस शामिल है। इन एबिलिटीज को देखने के बाद एमसी सोचता है कि मुझे जहाँ तक हैनवू की पास मेमोरीज याद है उनके मुताबिक चूजन वन और सैक्रिफाइस की कोई एबिलिटीज के पास पहले नहीं थी। क्या ये इस वजह से है कि मैं टाइम ट्रेवल करके इस दुनिया में आया हूँ जिसकी वजह से मेरे सिस्टम में दो न्यू स्किल्स ऐड हो गई हैं। और फिर हैनवू इनकी डिटेल्स चेक करता है जहाँ पे उसे बताया जाता है चूजन वन आपको हेवंस की तरफ से चूज किया गया है। जब भी आप लेवल अप करेंगे आपको एक एडिशनल स्किल दी जाएगी। और फिर वो देखता है लाइफ सेक्रीफाइस की एबिलिटी को जिसके बारे में बताया जाता है कि आप एक लिविंग बीइंग की सेक्रीफाइस देके उसके बदले में एक इक्वल वैल्यू की प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट बिल्कुल ही रैंडम होगी और ये एबिलिटी आप एक दिन में एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा आप इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। जितनी अच्छी आपकी सेक्रीफाइस होगी उतनी अच्छी आपकी प्रोडक्ट मिलेगी। ऐसी स्किल्स को देखते हुए हैनवू सोचता है ये स्किल्स मेरे बहुत ज़्यादा काम की हैं। अगर ये स्किल्स को ऐड किया जाए और मेरे हार्डवर्क को ऐड किया जाए तो मैं अपने दादा की विशेष को पूरा कर सकता हूँ। मगर अभी मेरे लिए सबसे बड़ा मसला स्कूल के बुलीज हैं, उनसे कैसे निपटूं। मेरे ये जो फेमिलियर्स हैं यानी कि टिड्डे, इनके पास कोई फाइटिंग एबिलिटी नहीं है, ये जस्ट डिवॉर करना जानते हैं। और तभी वो स्टेटस विंडो को कॉल करता है और स्टेटस विंडो वहाँ पे आती है तो बताती है कि आपके कोर फेमिलियर्स टिड्डे हैं, इनका जो लेवल है वो ऑर्डनरी क्रिएचर का है। और फिर हमें बताया जाता है फेमिलियर्स के भी कुछ लेवल होते हैं। सबसे पहले आता है ऑर्डनरी लेवल, देन अलाइट लेवल, फिर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लेवल, फिर लॉर्ड लेवल और आकर पे मोनार्च लेवल। जिसे देखने के बाद एमसी सोच रहा होता है रिप्रोडक्शन एबिलिटी, लाइफ साइकिल, लाइफ सेक्रीफाइस, ये सब मेरे बहुत ज्यादा काम की एबिलिटीज हैं क्योंकि रियलिटी का एक दिन डिवाइन रिलम के 1 साल के बराबर है। तो अगर देखा जाए तो इस स्पीड से मैं बिलियंस में टिड्डों को ग्रो कर सकता हूँ। तभी कहता है हाँ मुझे एक आइडिया है, क्यों ना इसको ट्राई किया जाए। और तभी कहता है चलो एक दाव खेलते हैं, अगर तो मैं जीता तो मैं मास्टर, अदरवाइज मैं ऑलरेडी ये कचरा हूँ, तो क्या ही फर्क पड़ता है। और फिर हमारा सीन शूट होता है, हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे का सीन जहाँ पे क्वीन दी गॉडेस उसके पास दोबारा से आती है। वो कहती है हैनवू क्या तुमने अपना माइंड बना लिया है, क्या तुम मेरे गुलाम बनने के लिए तैयार हो। अगर तुम मेरे स्लेव बन जाते हो तो मेरी फैमिली तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकती है। मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ कि जब तक तुम ग्रेजुएट नहीं होते हाई स्कूल से तुम्हें कोई भी बुली नहीं करेगा, तुम्हारी तमाम ख्वाहिशात को पूरा किया जाएगा, तुम्हें हर किस्म की खुशी दी जाएगी। जिसपे हमारा एमसी दोबारा से इनकार कर देता है, कहता है क्या रिफ्यूज़ मैं नहीं कर सकता। जिसपे पूछती है क्या तुम पागल हो गए हो, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें पता होना चाहिए मेरी प्रोटेक्शन के बगैर ये लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, ये तुम्हारे डिवाइन रिलम को क्रश कर देंगे। जिसपे एमसी कहता है हाँ शायद चीजें ऐसी हैं जैसे तुम बता रही हो, लेकिन फिर भी मैं इनकार करता हूँ क्योंकि मेरी भी कुछ अपनी इज्जत है, मैं दूसरों की प्रोटेक्शन पर रिलाई नहीं कर सकता। आखिर मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन पे कब तक रिलाई कर दूंगा, तुम मुझे हाई स्कूल तक प्रोटेक्ट कर सकती हो, हाई स्कूल के बाद क्या। जिसपे गॉडेस कहती है मैं तुम्हें जिंदगी पर प्रोटेक्ट कर सकती हूँ, मगर हैनवू से भी इनकार कर देता है। वो कहती है हैनवू तुम्हें मैं अभी भी टाइम दे रही हूँ, दोबारा सोच लो, अदरवाइज तुम रिग्रेट करोगे। जिसपे हैनवू अभी भी उसे ना कर देता है। तभी हमारा सीन शूट होता है, हमें दिखाया जाता है ज़ैंगबिंग यानी कि वो बुली का सीन। वो कह रहा होता है कि मैं तुम्हें कहा था कि 100 डिवाइन पावर को मेरे पास लेके आना, क्या तुमने 100 डिवाइन पावर मेरे लिए प्रिपेयर कर ली है। जिसपे उसके साथी भी कह रहे होते हैं हाँ जल्द से जल्द डिवाइन पावर हमें दो, अदरवाइज हम लोग तुम्हारे डिवाइन रिलम के अंदर इन्वेट कर देंगे और तुम्हारा फ्यूचर खत्म कर देंगे। जिसपे एमसी उन्हें कोई जवाब नहीं देता, उसके कंधे से उसे पकड़ता है। जिसपे एमसी कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे टच करने की। जिसपे ज़ैंग भी गुस्सा हो जाता है, वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की, क्या तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रहे हो। खैर छोड़ो, मुझे अभी डिवाइन पावर दो, अदरवाइज तुम मानो या ना मानो मैं तुम्हारी डिवाइन कोर को तबाह कर दूंगा। जिसपे एमसी कहता है कि हाँ ठीक है तबाह कर दो, अगर तुम्हारे पास इतनी हिम्मत है तो तबाह कर दो। जिसपे ज़ैंग सोचता है क्या हुआ इसे, आज क्या हो गया, इतना चेंज क्यों दिख रहा है, क्या इसके पास किसी का बैक स्पॉट आ चुका है, क्या ये क्वीन दी गॉडेस है। नहीं मुझे नहीं लगता ये वो हो सकती है क्योंकि मेरे सामने इसने अभी भी उसे इनकार किया है। तभी उसके क्लासमेट्स कहने लग जाते हैं हाँ लड़ो लड़ो, हमने वैसे भी काफ़ी अर्सा हो गया किसी की डिवाइन रिलम को तबाह होते हुए देखा है।
इसके पास तो वैसे भी टिड्डों के फेमिलियर हैं और ये क्या ही बिगाड़ सकता है। ये वैसे भी हमारी क्लास के लिए एक डाउनग्रेड है। इसकी वजह से हमारी क्लास की स्ट्रेंथ हमेशा एवरेज रही है। जल्द से जल्द इससे मुक्ति हासिल करो, इसे मार डालो। सभी लोगों से कह रहे होते हैं कि हाँ हाँ लड़ो लड़ो, और तभी एक बंदा बताता है कि ब्रदर जैंग के पास ड्राफ्ट की लीजन है और कहा जाता है ब्रदर जैंग का रैंक टॉप 60 है स्कूल में। जिस पे जैंग एक कार्ड निकालते हुए हैनवू से कहते हैं मैं तुम्हें भी मौका दे रहा हूँ, सोच लो, अदरवाइज तुम्हारे लिए ये डेथ फिश होगी। मुझे ब्लेम ना करना अगर बाद में तुम्हारे साथ कुछ हुआ। जिस पे हैनवू से कोई रिप्लाई नहीं देता। फिर जैंग भी उसे कहता है कि तुम जैसे ट्रैश से डील करने के लिए मुझे अपनी 10 डिवाइन पावर को यूज़ करना पड़ेगा। ये तुम्हारे लिए सच में बहुत बड़ी बात होगी कि मैं अपनी डिवाइन पावर तुम्हारे जैसे कचरे पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तभी वो इन्वेस्टमेंट कार्ड निकालता है। हमें बताया जाता है इस इन्वेस्टमेंट कार्ड की कीमत 10 डिवाइन पॉइंट है। और ये कार्ड क्या काम करता है, अगर इसे एक बार टारगेट के ऊपर लॉक कर दिया जाए तो ये एक स्पेस पोर्टल क्रिएट करता है जो कि आपके टारगेट के डिवाइन रियल के साथ कनेक्ट होता है और ये अलाउ करता है दोनों रिलम को एक दूसरे में इन्वेट करने के लिए। जैसे ही जैंग अपनी इन्वेशन कार्ड को यूज़ करता है, हैन वो अपने रिलम के अंदर खींचा चला जाता है। जैसे ही वो अपने रिलम के अंदर जाता है उसके सामने एक गेट होता है जिसे देखने के बाद वो हैरान हो रहा होता है, ये इन्वेशन गेट है। वो कहता है कि अब ये क्या भला है। तभी वो गेट ओपन और हमें दिखाया जाता है डाफ की आर्मी को, जिन्हें जैंग भी ऑर्डर दे रहा होता है। मैं जैंग डाफ गोड तुमको ऑर्डर देता हूँ कि तुम लोग इसके डिवाइन को और रिलम को तबाह कर दो, जिसपे तमाम डाफ मोटिवेट हो जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है ये पूरा सीन पूरी क्लास को लाइव स्ट्रीम करवा के दिखाया जा रहा होता है, जिसे देख के मुख्तलिफ स्टूडेंट मुख्तलिफ कमेंट्स पास कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि ज़ाम्बिंग की आर्मी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैंने सुना है कि उसके पास 1000 डाफ्स हैं और इन सबकी स्ट्रेंथ को मिला के वो टॉप 50 में आता है। जिसपे एक लड़की उसे कहती है अपनी बकवास बंद करो, अगर तुम्हें किसी चीज़ का पता ना हो तो उसके बारे में बात नहीं करते। क्या तुम्हें पता भी है डाफ्स ने इक्विपमेंट वेयर किए हुए हैं जिसकी वजह से इनकी स्ट्रेंथ टॉप 30 में आती है। और तभी वहाँ पे मौजूद एक लड़का कहते हैं जरा सामने तो देखो, वहाँ पे एक लाइट डार्फ है जो कि सारी लीजन को लीड कर रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है लाइट डार्फ का सीन जो कि बहुत ज्यादा खूंखार लग रहा होता है और इन सबको देख के गॉडेस सोच रही होती है मैंने इसे पहले ही कहा था मेरी ऑफर को मान ले। और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है हमारा एनवो अपने सेल्फ एक्सप्लोडिंग टिड्डों को बुला लेता है। वो कहता है कि तुम सब इन पे अटैक करना स्टार्ट करो, जिसे देख के सब लोग हैरान हो रहे होते हैं। एक लड़का पूछता है ये टिड्डे किस तरह के टिड्डे हैं, मैंने आज तक ऐसे टिड्डे नहीं देखे। जिसपे एक लड़का बताता है कि मेरे पास ऑब्जर्विंग स्किल है, मैं बताता हूँ लोगों को। ये सब लोग एक लाइट लाइफ फार्म है। जहाँ तक मुझे पता था एनवो के पास ऑर्डिनरी टिड्डे थे, उसके पास लाइट लाइफ फार्म कहाँ से आ गई। मगर तभी उसे एक लड़का टोकता है तो क्या हुआ ये अगर लाइट लाइफ फार्म है तभी ये अगर ऑर्डिनरी डाफ्स भी यहाँ पे मौजूद हो तब भी उनके खिलाफ नहीं लड़ सकते। हालांकि यहाँ पे तो एक लाइट डाफ भी लीड कर रहा है। ये टिड्डे पहले भी यूजलेस थे, अभी यूजलेस हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है टिड्डे डाफ्स के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। वो उनके ऊपर गिर गिर के एक्सप्लोड हो रहे होते हैं। जिस देख के एमसी बताता है कि एक दिन पहले की बात है, मैंने अपने 2.49 बिलियन टिड्डों को सेक्रीफाइस कर दिया था। सिर्फ 1 मिलियन अडल्ट टिड्डे छोड़े थे ताकि वो ग्रो कर सकें। और हमें दिखाया जाता है वो टिड्डों को सेक्रीफाइस कर रहा होता है, जिसकी वजह से सिस्टम उसे 3 ऑप्शन देता है। पहला ऑप्शन ये होता है कि आपको 1 लाख गोब्लिन वॉरियर्स दिए जाते हैं, ये सब लोग की लाइट लाइफ फॉर्म है। सेकंड ऑप्शन में आपको लाइफ स्प्रिंग आई दी जाता है जो कि आपके एनवायरनमेंट और आपकी स्प्रिंग वाटर की नरिशमेंट के लिए काम करेगा। इसके अलावा आपके पास एक थर्ड ऑप्शन है जो कि एक होली आर्टिफैक्ट है। इसको यूज करते हुए आपके टिड्डों में एक्सप्लोजन पावर आ जाएगी। जैसे ही इसे आप अपने डिवाइन रिलम के साथ अटैच करेंगे आपके टिड्डे इवॉल्व हो जाएंगे। जिसे देखने के बाद हैनवू सोचता है पहला ऑप्शन बहुत ज्यादा अच्छा है, 1 लाख गोब्लिन वॉरियर्स, मगर ये मेरी सिचुएशन को तो डील कर देगा लेकिन ये वन टाइम सोल्यूशन है। इसके बाद क्या अगर दोबारा से किसी ने मेरे पर अटैक किया तो मैं उसे कैसे रिस्पॉन्ड करूंगा। इसके अलावा सेकंड ऑप्शन भी बहुत ज्यादा अच्छा है, ये एक परमानेंट सोल्यूशन है, अच्छी इन्वेस्टमेंट है, मगर ये मेरी सुबह की प्रॉब्लम को डील करने में बिल्कुल नहीं मदद कर सकता। तो रह गई बात थर्ड ऑप्शन की। मेरे ख्याल से मेरे पास थर्ड ऑप्शन ही है जिसे मैं एज इन्वेस्टमेंट अभी यूज कर सकता हूँ। इसके अलावा मेरे कोर फेमिलियर्स कंटिन्यूसली ग्रो भी होते जाएंगे। तभी वो थर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता है। उसके सामने एक डिवाइन आर्टिफैक्ट आ जाता है जिसे वो फौरन क्रश करके अपने डिवाइन रिलम में अटैच कर देता है। जैसे ये डिवाइन रिलम में अटैच होते हैं उसके टिड्डे सेल्फ एक्सप्लोडिंग टिड्डों में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। हमें दिखाया जाता है टिड्डे इवॉल्व होकर सेल्फ एक्सप्लोडिंग टिड्डों में कन्वर्ट हो गए हैं। इनका लेवल ऑर्डिनरी से इंक्रीज होकर लाइट क्रिएचर पे कन्वर्ट हो गया है। इनका टैलेंट्स एक्सप्लोजन है। इनका फेथ लेवल बहुत ज्यादा हाई है। जैसे जैसे गॉड इनका यूज करेगा ये गॉड के तमाम ऑर्डर्स को मानेंगे और उनके ऊपर फेथ बरकरार रखेंगे। इनकी प्रोडक्शन स्पीड 30 टाइम्स है। इनका लाइफ साइकिल 180 दिन है। जैसे ही हमारा एमसी ये देखता है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो टिड्डे को पकड़ता है, उसे सामने मार के एक्सप्लोड करता है। वो कहता है कि हाँ इनकी एक्सप्लोजन पावर तो बहुत ज्यादा अच्छी है लेकिन एक ऑर्डिनरी डाफ को किल करने के लिए बिल्कुल भी इनफ नहीं है। मगर क्या हो अगर हम यहाँ पे क्वांटिटी को प्रेफर करें। और फिर हमारा सीन वापस से शिफ्ट होता है वार की तरफ, जहाँ पे टिड्डे अटैक कर रहे होते हैं। हर तरफ धुआं ही धुआं होता है, हमें कुछ नहीं पता लग रहा होता है क्या हुआ है। सभी लोग कह रहे होते हैं ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और तभी हमें दिखाया जाता है तमाम गोब्लिन्स मर चुके होते हैं, सिर्फ एक लाइट गोब्लिन बचा होता है जो कि अभी भी देख रहा होता है। मगर हमारे एनवो के पास अभी भी हजारों की तादाद में टिड्डे मौजूद होते हैं, जिसे देख के गॉडेस खुश हो जाती है। वो कहती है सच में इंटरेस्टिंग है। तभी वो टिड्डे लाइट डाफ के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसे देखने के बाद जैंग गुस्सा हो रहा होता है। वो अपने तमाम डाफ्स को ऑर्डर देता है कि जितने भी डाफ्स अभी जिंदा है वो सब अपने डिवाइन रिलम में वापस भागें। मगर हमारा एमसी कहता है कि आए हो अभी ठहरो तो सही, जाने की बातें करते हो। अब अगर तुम आ ही गए हो तो तुम यहाँ पे ठहरो, इतनी भी क्या जल्दी है तुम्हें जाने की। वो अपने तमाम लोडर्स को कहते हैं कि ऊपर अटैक करो और इसके रिलम में इन्वेट करना स्टार्ट कर दो। वो सभी उसके डिवाइन रिलम में इन्वेट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसे देख के जैंग गुस्सा हो रहा होता है। वो कहता है कि प्लीज ऐसा ना करो,
करो। टिड्डे हर तरफ तबाही मचा रहे होते हैं और जैंग हैनवू से कहता है जल्दी करो, अपने फेमिलियर्स को ऑर्डर दो कि वो मेरे डिवाइन रियलम को छोड़ दें, जल्द से जल्द उन्हें वापस बुलाओ। मगर उसके टिड्डे भी अटैक कर रहे होते हैं, ड्राफ्ट्स मारे जा रहे होते हैं, जिन्हें देख के जैंग कहता है कि मैं अपनी हार मानता हूँ, अपने लोटस को वापस बुला लो, मेरे डिवाइन रियलम को छोड़ दो, अपने फेमिलियर्स को वापस बुला लो। जिस पे हैनवू कहता है क्या तुम वही नहीं हो जो मेरे डिवाइन रियलम को तबाह करने आए थे? अब अगर सिचुएशन तुम्हारी तरफ आ गई है तो तुम ऐसे बदल रहे हो। जाहिर सी बात है, नेचुरल बात है, अगर तुम मेरे डिवाइन रियलम को तबाह करना चाहते हो तो मैं भी तुम्हारे डिवाइन रियलम को तबाह करूंगा। जिस पे जैंग कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत भी कैसे हुई? तुम्हें पता भी है मेरे पेरेंट्स कौन है? तुम्हें पता है मेरे फादर जो है वो डेमीगॉड है और मेरी मदर भी जल्द डेमीगॉड बनने वाली है। वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, तुम उनके बिल्कुल भी ओपोनेंट नहीं हो, तो मेरी बात मानो, अपनी आर्मी को वापस बुला लो। जिस पे हैन कहता है कि मेरे टिड्डो मेरी बात सुनो, अटैक करते रहो, उसके रियलम को तबाह करना स्टार्ट कर दो। हमें दिखा जाता है उसके टिड्डे कोरियलम के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, जिस देख के जैंग रोना स्टार्ट हो जाता है। कहता है प्लीज रुक जा भाई, मेरा फ्यूचर खत्म हो जाएगा, मैं वादा करता हूँ मैं तेरी तमाम ख्वाहिशें पूरी करूंगा, मैं तुम्हें सेटिस्फाई करूंगा, मैं तुम्हें बुली नहीं करूंगा, तुम्हारी कोई भी कंडीशन हो मैं मानने के लिए तैयार हूँ, प्लीज प्लीज रुक जाओ। जिस पे हैनवू कहता है कि ना भाई मैं तो नहीं रुकने वाला, अब तुम सिर्फ इंतजार करो। तभी पीछे से एक आवाज आती है, बहुत हो गया हैनवू, रुक जाओ। जिस देख के हैनवू हैरान हो रहा होता है कि भाई अब कौन आ गया, और हमें पता लगता है ये टीचर लियोस हैं जो कि इनकी क्लास के टीचर हैं। वो कह रहे होते हैं कि हैनवू तुम ऑलरेडी जीत चुके हो तो तुम उसे मारना क्यों चाह रहे हो, क्यों उसके कोरियलम को तबाह करना चाह रहे हो, उसका फ्यूचर खत्म क्यों करना चाह रहे हो? जैंग भी कह रहा होता है टीचर लियोस प्लीज मुझे बचाएं, ये पागल इंसान, आपको तो पता है मेरे पेरेंट्स। तभी टीचर से चुप करवा देते हैं और कोरियलम के ऊपर लोटस अभी भी अटैक कर रहे होते हैं, उसके कोरियलम को तबाह करने ही वाले होते हैं, शटर करने ही वाले होते हैं कि जैंग टीचर के सामने गिड़गिड़ा के घुटनों के बल आ जाता है कि टीचर प्लीज मुझे बचा लीजिए, टीचर प्लीज मुझे बचा लीजिए। जिस पे टीचर हैनवू से कहता है कि हैनवू क्या तुमने सुना नहीं मैं तुम्हें क्या कहा, अभी क्या अभी रुको। जिस पे हैनवू कहता है टीचर मुझे पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछने दें, आप अभी क्यों अपियर हुए हैं? जिस पे टीचर कहते हैं कि जाहिर सी बात है मैं क्लास का टीचर हूँ, मुझे हर चीज पे नजर होती है मेरी कि क्या हो रहा है क्लास में। जिस पे हैनवू कहता है अच्छा तो आपकी हर चीज पे नजर होती है, तो जब मुझे मारा जा रहा था, मुझे बुली किया जा रहा था, मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा था, तब आप कहाँ थे? तब आपने क्यों नहीं शो अप किया? अब आपकी शो करने का क्या मतलब है? जिस पर टीचर मन ही मन में बताते हैं कि बेवकूफ इंसान, अगर तेरे पेरेंट्स डेमीगॉड होते ना तो मैं जाहिर बात है तुझे भी डिफेंड करता। कौन पागल है जो जैंग फैमिली से पंगा लेगा सिर्फ तुझे तेरी मदद करने के लिए? मगर वो हैनवू से कहता है कि अभी इस चीज को रोको, मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। जिस पे हैनवू कहता है कि ना मुझे एक और क्वेश्चन पूछने तो पहले आपसे, उसके बाद रुकूंगा। हैनवू कहता है कि अगर इसकी जगह मैं होता जिसका डिवाइन रियलम अभी तबाह होने की कगार पे होता, उसका कोर तबाह होने वाला होता, तो आप क्या करते? क्या आप शो अप करते? क्या मेरे लिए स्टैंड करते? क्या आप इसे रोकते? जिस पर टीचर लाजवाब हो जाता है, जिसे सुनने के बाद वो कहते हैं कि हाँ मुझे जवाब मिल गया मेरा, तो अब आप चले जाएं यहाँ से, मैं आपकी नहीं सुनने वाला। और हमें दिखाया जाता है उसके लोटस के डिवाइन रियलम को तबाह कर देते हैं, उसका डिवाइन रियलम शैटर हो जाता है, जिसकी वजह से जैंग फुल रो रहा होता है, उसकी भी कॉन्शियसनेस उसके डिवाइन रियलम से खत्म हो जाती है और टीचर फुल गुस्सा हो रहा होता है। मगर हैनवू टीचर से कहता है टीचर हैनवू अब आपका काम भी खत्म हो गया, यहाँ से आप भी फुर्ती करें, चला निकले मेरे डिवाइन रियलम से। और तभी लाइव स्ट्रीमिंग भी बंद हो जाती है, जिसे देख के स्टूडेंट्स हैरान हो रहे होते हैं। और वहाँ पे हमें जैंग का सीन दिखाया जाता है जो कहता है कि सब कुछ खत्म हो गया, मेरे पास कुछ नहीं रहा, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं एक यूजलेस ट्रैश हूँ। और फिर हमारा सीन शुरू होता है, हमें दिखाया जाता है क्लास का सीन जहाँ पे टीचर एंटर करते हैं। वो कहते हैं कि जल्द से जल्द में बताओ हैनवू कहाँ है, हैनवू बाहर आओ, हैनवू बाहर आओ, तुम कहाँ छुपे हुए बैठे हो? जिस पे स्टूडेंट्स बताते हैं टीचर हैनवू तो यहाँ से चला गया, वो तो अपने घर चला गया। जिस पे कहते हैं क्या ये बच्चा घर चला गया? ऐसे बच्चों को मैं स्कूल से ना निकलवाया तो मेरा ना भी टीचर लियोस नहीं। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है हमारे हैनवू का सीन जो कि अपने रियलम के अंदर होता है। वो अपनी बैटल स्टैट्स को चेक करने के लिए सिस्टम से कहता है बैटल स्टैट्स दिखाओ, जिस पे सिस्टम उसे बताते हैं कि आपके सेल्फ एक्सप्लोडिंग टिड्डे की तादाद 1,80,090 है और इसके अलावा आपके पास जो नॉर्मल टिड्डे हैं, ऑर्डिनरी टिड्डे हैं, उनकी तादाद 40 लाख है। जिसे देखने के बाद हैनवू कहता है कि ऐसा लगता है कि मुझे कुछ और सेल्फ एक्सप्लोडिंग टिड्डों को ग्रो करना होगा फ्यूचर में। तभी वो एक डिवाइन फ्रैगमेंट निकालता है और बताता है ये जैंग बिन के डिवाइन रियलम से मिला है मुझे, जब मैंने उसका कोर तबाह कर दिया तो ये फ्रैगमेंट मुझे वहाँ से मिला, ये मेरे डिवाइन रियलम के साथ फ्यूज़ हो सकता है। तभी वो उसे फ्यूज़ करना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही वो उसे फ्यूज़ करना स्टार्ट करता है उसका डिवाइन रियलम अपग्रेड हो जाता है, उसका एरिया इंक्रीज़ हो जाता है, उसकी फर्टाइलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, माइनिंग इंक्रीज़ हो जाती है, फॉरेस्ट इंक्रीज़ हो जाते हैं। इसके अलावा डेजर्ट के भी साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, हर चीज़ में इंक्रीज़ हो जाता है। इसके अलावा उसको कोर ऑफ डिवाइन रियलम लेवल 2 का एक्वायर होता है, लेवल 1 का रैली का एक्वायर होता है जो कि एक डार्क हैमर होता है, और इसके अलावा 820 डार्क एक्वायर होते हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए ऑर्डिनरी इक्विपमेंट्स तो उनकी तो बात ही ना करो, वो तो बहुत ज़्यादा मिले हैं मुझे। और हैनवू सोच रहा होता है कि सच में बहुत अच्छा हार्वेस्ट था, मैंने सोचा नहीं था कि ग्रेजुएशन से पहले ही मुझे इतना अच्छा हार्वेस्ट मिल जाएगा। और जहाँ तक मुझे याद है जैंग ने मुझे धमकी देते हुए कहा था कि अगर मैंने उसके डिवाइन रियलम को ब्रेक किया तो उसके पेरेंट्स हैं जो कि डेमीगॉड हैं वो मुझसे बदला लेने आएंगे, मुझे इसके लिए भी प्रिपेयर करना होगा, मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है कि मैं उसे डील कर सकूँ। और जैसा कि टीचर लियो का रिएक्शन था तो मुझे लगता है कि मुझे अपने आप में ही कुछ करना होगा, मुझे खुद ग्रो करना होगा ताकि मैं उसे डील कर सकूँ। और फिर हैनवू डार्क हैमर जो उसे मिला था उसे सेल करने की कोशिश कर रहा होता है, उसे बताता है कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है तो क्यों ना मैं इसको एक्सचेंज करूँ किसी अच्छी चीज़ के लिए, क्या पता मुझे कोई अच्छी चीज़ मिल जाए। तभी सिस्टम से कहता है प्लीज़ वेट कीजिएगा, जिसको कहता है क्या क्या वेट कीजिएगा। तभी उसे एक ऑफर आती है कि हम आपको लावा क्रिस्टल देंगे इसके बदले में, जिस पे हैनवू सोचता है जहाँ तो मुझे याद है लावा क्रिस्टल आपकी फायर रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है और मेरे फेमिलियर्स के पास जो पावर है उसको इंक्रीज कर देगा। तभी वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है और सोचता है इसकी मदद से जो मेरे सेल्फ एक्सप्लोडिंग टिड्डे हैं वो ग्रो कर पाएंगे, उनका लेवल अपग्रेड हो जाएगा। तभी उसकी एक्सचेंज सक्सेसफुल हो जाती है, उसे लावा क्रिस्टल मिल जाता है जिसे वो फौरन अपने डिवाइन रियलम के साथ अटैच कर देता है। अटैच करते ही उसके लोटस दोबारा से अपग्रेड हो जाते हैं। इनका लेवल अभी भी लाइट क्रीचर होता है मगर इनका टैलेंट सेल्फ एक्सप्लोडिंग से
मैग्मा सेल्फ एक्सप्लोडिंग कन्वर्ट हो जाता है, इनका फेस लेवल इंक्रीज हो जाता है, ये फैंटास्टिक बिलीवर बन जाते हैं। तभी वो एक सेल्फ एक्सप्लोडिंग टिड्डे को पकड़ता है, उसे सामने मारता है, जिसका अटैक अच्छा खासा होता है। जिसे देखने के बाद वो कहता है कि इनकी पावर तो ग्रेनेड के बराबर है, ये तो ऐसे ही जैसे मेरे हाथ में चलते फिरते ग्रेनेड है। और तभी हमारा सीन शूट होता है, दिखाया जाता है टीचर ऑफिस का सीन, जहाँ पे एक बंदा चिल्ला रहा होता है। वो कहता है कि मेरे बेटे का डिवाइन को शटर कर दिया गया और इसको दोबारा बनाने का भी कोई तरीका नहीं है। क्या स्कूल को नहीं चाहिए कि मुझे एक्सप्लेनेशन दे? क्या स्कूल की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो बच्चों को डिफेंड करें? जिस पे एक टीचर उसे बताती है कि आप गुस्सा ना करें, जहाँ तक हमें पता है ये इन्वेशन उसी ने स्टार्ट किया था। इसके अलावा जैंगबिंग के हमारे पास अदर भी केसेस हैं जहाँ पे उसने दूसरे लोगों को भी बुली किया है, जिस पे जैंगबिंग के फादर अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए कहते हैं कि आप लोगों का क्या मतलब है, मेरा बेटा अपने कोर को शटर करने के लिए खुद जिम्मेदार है। ये तो कोई सेंस ना हुई। क्या स्कूल की जिम्मेदारी नहीं थी? क्या स्कूल इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? क्या टीचर्स की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो इसमें कुछ करते? तभी जैंबिंग की मदर बोलती है, जो स्टूडेंट जिसने मेरे बेटे का कोर को तबाह किया था, मैं चाहती हूँ उसे सख्त से सख्त सजा मिले, उसे स्कूल से एक्सपेल कर दिया जाए। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है हैनवो भी अपने डिवाइन रीलम में होता है, वो अपने टिड्डों को देख रहा होता है। वो कहते हैं कि ग्रोथ तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। तभी उसे डायरेक्टर शो की कॉल आती है, जिसे देखने के बाद वो कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी हो जाएगा। वो कॉल को अटेंड करता है, डायरेक्टर से बताती है कि स्टूडेंट हैनचू, मैं डायरेक्टर बात कर रही हूँ, यहाँ पे कुछ चीज़ है जिसके बारे में मुझे तुम्हें बताना होगा। जैम्बिंग के फादर्स आए थे, उन्होंने स्कूल से डिमांड की है कि तुम्हें एक्सपेल किया जाए। उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा जिद पे अड़े हुए थे कि तुम्हें एक्सपेल किया जाए, लेकिन मैंने उन्हें बताया कि हमने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की है कि सारी इंसिडेंट के पीछे जैम्बिंग खुद था, वो इसके लिए खुद जिम्मेदार है। उसका डिवाइन रीलम उसकी अपनी इनिशिएटिव की वजह से तबाह हुआ है, और हैनवो एक अच्छा स्टूडेंट है जिसने अपनी स्ट्रेंथ पर रिलाई करते हुए उसको हराया है। इसके अलावा उसने इन्वेस्टिगेशन के अंदर कोई चीटिंग वगैरह भी नहीं की, और हमारे पास कोई रीज़न भी नहीं है कि हम उसे स्कूल से एक्सपेल कर सकें। जिस पर उसकी मदर कहती है चलो ठीक हो गया, जो भी है जो भी है, लेकिन क्या स्कूल इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? और ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जो अपने क्लासमेट का ही रीलम तबाह कर दें? क्या आपका स्कूल यही एजुकेशन देता है? क्या आप स्कूल की ही टीचिंग्स हैं? जिस पे हेडमास्टर से बताती है कि देखिए मेरी बात सुने, आपको इतना ज़्यादा गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है, और फैक्ट्स को तोड़ तोड़ के आगे पीछे पेश करने की जरूरत कोई नहीं है। एंड वो एक अच्छा स्टूडेंट है और वो तमाम ऑर्डर्स को मानता है, तमाम रूल्स को फॉलो करता है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत ज़्यादा एविडेंस मौजूद है कि आपके बेटे का स्कोर आपके बेटे की वजह से तबाह हुआ है, और यहाँ पे इतने ज़्यादा बुली केसेज हैं आपके बेटे के कि मैं बयान भी नहीं कर सकती। जिस पे उसकी मदर कहती है कि मैं ये बकवास सुनने के लिए यहाँ पे नहीं गई, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि आप उसको स्कूल से निकालें। क्या आप उसको स्कूल से निकाल रही हैं कि नहीं निकाल रही? जिस पर डायरेक्टर से कहती है कि मैं इसका जवाब नहीं दे सकती और मैं ये कर भी नहीं सकती। तभी जैम्बिंग के फादर बोलते हैं चलो ठीक है डायरेक्टर से, मैं आपकी बात को मानता हूँ कि स्कूल के कुछ अपने रूल्स हैं जिसके मुताबिक आप उसे पनिश नहीं कर सकती, लेकिन मैं विक्टिम का फादर हूँ, तो क्या मुझे अपने लिए बोलने का भी हक हासिल नहीं है? क्या स्कूल इतना भी नहीं कर सकता कि मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट को मान ले, मुझे उसके रीलम में इन्वाइट करने दे? मैं सिर्फ 1000 की आर्मी को यूज़ करूंगा, मुझे उसके रीलम में इन्वाइट करने। जिस पर डायरेक्टर शू मान जाती हैं और वो हैनवू को सारी डिटेल्स में समझा देती हैं कि ये हुआ था, और वो हैनवू को वार्निंग देते हुए बताती हैं कि एक डेमीगॉड की 1000 की मेंबर की आर्मी एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट की 1 लाख के बराबर है, तुम्हें बहुत ज़्यादा केयरफुल होना होगा हैनवू। इसके अलावा मैं तुम्हारी ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकती। जिस पे हैनवू कहता है कि डायरेक्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, मैंने सोचा नहीं था कि आप मेरे लिए स्टैंड करेंगी। खैर मैं सुबह स्कूल आऊंगा, इस चैलेंज को फेस करूंगा। तभी डायरेक्टर की कॉल कट जाती है, वो सोचता है कि मैंने सोचा नहीं था कि ये सब कुछ इतनी जल्दी हो जाएगा, मुझे मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं जल्द से जल्द इंप्रूव कर सकूं, मुझे अब जल्द से जल्द अपनी सेकंड लाइफ सेक्रीफाइस देनी होगी। और तभी वो बिलियंस ऑफ आर्मी को दोबारा से सेक्रीफाइस करना स्टार्ट कर देता है। जैसे वो सेक्रीफाइस करना स्टार्ट कर देता है, बिलियंस में टिड्डे सेक्रीफाइस हो रहे होते हैं। तभी सिस्टम उसे दोबारा से 3 ऑप्शन देता है। वो बताता है कि आपका पहला ऑप्शन है कि आपको एक हॉली लेवल आर्टिफैक्ट दिया जाएगा जो कि एक ब्लड डीमन आई है। इससे क्या होगा, आपके तमाम फेमिलियर्स ब्रेजर हो जाएंगे, वो ब्रेजर मोड में पैदा हुआ करेंगे। जैसे ये ब्लड को देखेंगे इनकी वायलेंस ट्रिगर हो जाएगी। और सेकंड ऑप्शन में आप एक स्किल क्रिस्टल को चूज कर सकते हैं जो कि एक फायरबॉल तकनीक है, इसे आपके फेमिलियर सीख सकते हैं। इन्हें मास्टर करने के बाद वो अल्टीमेट फायरबॉल तकनीक को यूज कर सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन में हम आपको एक हीरोइक लाइफ फॉर्म देते हैं जो कि जियान फेंग ट्राइब से है, जिसपे हमारा एमसी बताता है कि 4.8 बिलियन क्रिडों को सेक्रीफाइस करने के बाद जो मुझे ऑफर्स मिली हैं सच में वर्थ हैं। तभी वो ऑप्शन थर्ड को सिलेक्ट कर लेता है। जैसे ही वो ऑप्शन थर्ड को सिलेक्ट कर लेता है, हीरोइक लाइफ फॉर्म उसके सामने आ जाती है, और तभी हीरोइक लाइफ फॉर्म कहती है कि गॉड मुझे इस वार्स की जरूरत है। जिसपे हैनवू कहता है कि कोई मसला नहीं है, मैं तुम्हें भी प्रोवाइड कर देता हूँ। जिसके बाद वो अपने स्टोर में जाता है, वहाँ पे डिवाइन इक्विपमेंट में चेक कर रहा होता है, जहाँ पे उसे एक स्टॉर्म स्वार्ड मिलती है जिसकी कीमत 50 डिवाइन पावर है। और फिर हमें बताया जाता है इक्विपमेंट्स को भी लेवल के हिसाब से डिवाइड किया गया। पहले नंबर पे ऑर्डिनरी इक्विपमेंट आते हैं, सेकंड पे फेथ इक्विपमेंट, थर्ड पे डिवाइन जो कि गॉड्स और उनके फेमिलियर्स कंट्रोल कर सकते हैं। हैनवू अपने कुछ लैंड्स को सेल करने के बाद उस स्वार्ड को बाय कर लेते और उसे हीरोइक लाइफ फॉर्म को दे देता है, जिसे लेने के बाद वो अपनी कुछ स्वार्ड टेक्निक्स को हैनवू को दिखाता है, जिसे देखने के बाद हैनवू कहता है इसकी स्ट्रेंथ तो सच में बहुत ज्यादा अच्छी है। तभी हीरोइक लाइफ फॉर्म कहती है गॉड मुझे 3 और स्वार्ड्स की जरूरत है ताकि मैं अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक्स को अनलीश कर सकूं। जिसे सुनने के बाद हैनवू की फटके बाहर आ जाती है। वो कहता है क्या 3 और? ये तो 150 डिवाइन पावर बनती है, एक को परचेज करने के लिए मैंने अपनी आधी जमीन भेज दी है। तभी वो कहता है कि लेकिन मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। हाँ मुझे याद है गॉडेस क्वीन, उसके पास कुछ ना कुछ होगा, मुझे उससे कॉल करनी चाहिए। तभी वो गॉडेस को कॉल करता है जो कि अपनी कल्टीवेशन में बिजी होती है, वो अपने थंडरबर्ड्स को कल्टीवेट कर रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है एक फ्लैशबैक का सीन जहाँ पे गॉडेस डूब रही होती है, वो आके उसे बचाता है, उसे सीपीआर देता है और गॉडेस इन ख्यालों से बाहर आके सोचती है वो ब्रेनलेस इडियट, उसे क्या लगता है मैं उसे डिफेंड नहीं कर सकती? क्या उसे पता नहीं है कि मेरे ग्रैंडफादर एक ट्रू गॉड है? इसके अलावा मेरी फैमिली में 23 डेमी गॉड है, क्या उसने सोचा कि मैं उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकती? तभी उसे हैनवू की कॉल आती है, इसे देख के वो ब्लश करना स्टार्ट कर देती है। उसे कॉल पिक करती है और वो हैनवू से कहती है क्या तुमने अपना इरादा चेंज कर लिया कि तुम मेरे स्लेव बनने के लिए तैयार हो? जिसपे हैनवू से बताता है क्या तुम बाबा स्लेव बनने की बात
बात कर रही होती है, मुझे यहाँ पे तुमसे एक फेवर चाहिए, क्या तुम मुझे अपनी कुछ डिवाइन पावर को उधार दे सकती है? जिस पे वो कहती है क्या मतलब उधार दे सकती है, तो तुम्हारे पास डिवाइन पावर का तुम करोगे क्या तुम उसे अपने रिलम को अपग्रेड करने के लिए यूज करोगे और तुम मुझे वापस कब करोगे? इसके अलावा गॉडेस बताती है कि तुम ज्यादा हवाओं में ना उड़ो, अगर तुमने ज़ैंगी को हरा भी दिया है तो उसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारे लोटस बहुत ज्यादा ताकतवर हैं, तुम कुछ स्पेशल हो। वो सब एक ऑर्डिनरी लाइफ फॉर्म्स हैं, इनकी कोई ज्यादा खास वैल्यू नहीं है। जिसे सुनने के बाद हम वो कहते हैं अच्छा मैं जवाब समझ गया, मैं कॉल करता हूँ। वो कॉल करके चले जाते हैं, जिसे देखने पर गॉडेस हैरान हो रही होती है। जिसे देखने पर गॉडेस हैरान हो रही होती है, वो कहती है ये मैंने क्या कर दिया, मुझे अपने मुंह पे लगाम लगानी चाहिए थी, मैंने ये क्या कर दिया, मैंने अभी क्या बकवास की। वो पता नहीं मेरे बारे में क्या समझ रहा होगा, वो क्या पता नहीं सोच रहा होगा। तभी वो हैनवो को दोबारा से कॉल करती है। हैनवो पूछता है हाँ अब क्या मसला है, अब तुमने दोबारा कॉल क्यों की? जिस पे गॉडेस कहती है कि तुम वो सब छोड़ो, तो मुझे ये बताओ तुम्हें कितने चाहिए। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है हीरोइक लाइफ फॉर्म के पास 4 स्वाड आ चुकी होती हैं, जिसके बाद वो टैक्स को यूज कर रहा होता है। जिसे देखने के बाद हैनवो सोच रहा होता है कि मेरी तमाम एक्सपेक्टेशंस तुमसे ही है, मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई ट्रम्प कार्ड नहीं है, प्लीज मुझे सपोर्ट करना। और फिर हमारा सीन शूट होता है, हमें दिखाया जाता है क्लास का सीन, जहाँ पे तमाम बच्चे बात कर रहे होते हैं इस लड़के की हिम्मत भी कैसे हुई क्लास में आने की, जब इसने ज़ैम्बी का डिवाइन रिलम तबाह कर दिया था। तो मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा ही खास बन रहा है। क्या ऐसे नहीं पता उसके पेरेंट्स इसे बदला लेने आएंगे, इससे तो यहाँ से भाग जाना चाहिए था। कुछ स्टूडेंट्स उसको डिफेंड भी कर रहे होते हैं कि नहीं हमें लगता है कि उसे ना सभी चीज़ों में घसीटा जा रहा है। और फिर हैनवो उन सबको देख के सोच रहा होता है मुझे ऑलरेडी एक्सपेक्ट था ये सब लोग मेरे बारे में यही सब कुछ सोचते होंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है गॉडेस का सीन, जो कि उसे बता रही होती है कि मैं तुम्हें अपनी डिवाइन पावर तो उधार दे दी थी, लेकिन मुझे बताओ तुमने उसे किया क्या तुमने उससे अपने डिवाइन रिलम को अपग्रेड किया? मुझे ये ना बताना है कि तुम अभी ये सोच रहे हो कि तुम डेमीगॉड पंगा ले सकते हो। मेरी बात मानो, अगर एक डेमीगॉड अपनी थोड़ी सी भी आर्मी तुम्हारे अंदर भेजेगा ना, 1000 पीपल भी भेजेगा, तो तुम्हारा रिलम उसको बिल्कुल भी डिफेंड नहीं कर सकेगा, तुम उनके लेवल के भी नहीं हो। जिस पे हैनवो कहता है मेरे पास इसके अलावा कोई चॉइस भी नहीं है। जिस पे गॉडेस से कहती है क्या मतलब चॉइस नहीं है, तुम्हारे पास चॉइस तो है, मैं तुम्हें कह तो रही हूँ मेरा स्लेव बन जाओ। जैसे तुम मेरे स्लेव बनाओगे मैं अपनी फैमिली से कॉन्टैक्ट करूंगी और ज़ैम्बी को यहाँ पे सप्रेस कर दूंगी। मेरी फैमिली की जितनी अप्रोच है ज़ैम्बी उनसे पंगा लेना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। मेरे ग्रैंडफादर एक ट्रू गॉड है और इसके अलावा 23 डेमीगॉड्स मेरे अंडर आते हैं, वो इनको डिसोबे करने की हिम्मत भी नहीं कर सकते। जिस पे हैनवो कहता है मैं तुम्हारी ऑफर को अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता, मेरी कुछ इज्जत है, मैं ऑलरेडी इस चीज़ की प्रिपेयर कर चुका हूँ, मुझे प्रिपरेशन करने दो, डिस्टर्ब ना करो। जिस पे गॉडेस वहाँ से चली जाती है और क्लास लड़के कह रहे होते हैं इसकी हिम्मत भी कैसे हुई, गॉडेस ने इसे खुली ऑफर दी थी, अगर मैं होता तो ऑलरेडी सेलेक्ट कर लेता, ये ऑलरेडी मौत के कगार पे, लेकिन इसे अभी भी अपनी ईगो की पड़ी है। तभी क्लास में टीचर लियो और ज़ैंग के पेरेंट्स आ रहे होते हैं। टीचर कहते हैं कि वो देखें वो रहा है वो पूरी क्लास में से पॉइंट आउट करता है, जिस देख के ज़ैंग की मदर फुल गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि अच्छा ये बास्टर्ड है जिसने मेरे बच्चे का डिवाइन रिलम तबाह किया। उसके ऊपर गुस्सा कर ही रही होती है कि ज़ैंग के फादर से कहते हैं कि बेबी काम डाउन, ये स्कूल है, स्कूल के कुछ रूल्स होते हैं, मैंने ब्रेक नहीं करना चाहिए। और टीचर कहते हैं कि हैनवो जल्द से जल्द सामने आओ, टाइम वेस्ट ना करो, मिस्टर ज़ैंग का टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है, उनका टाइम वेस्ट ना करो, सामने आओ जल्दी। इस पर कहता है क्या क्यों सामने क्यों हो, मैं तो डायरेक्टर शू का वेट करूंगा ताकि वो मेरा विटनेस बने, गवाह बने मेरी। इस पर टीचर कहते हैं क्या मतलब, तुम्हें पता भी है डायरेक्टर शू कितनी बिजी इंसान है, ऐसे छोटे मोटे मसलों में वो नहीं पड़ती। इसके अलावा तो मेरी बात सुनो, मैं ऑलरेडी इनफ हूँ तुम्हारे लिए, तो मैं ऑलरेडी इनफ हूँ तुम्हारे लिए, इतना इनफ है कि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ तुम्हें जज करने के लिए। जल्द से जल्द बाहर आओ, अदरवाइज मुझे ब्लेम ना करना कि मैं तुम्हारे साथ इतना रूड हुआ। तभी वहाँ पे डायरेक्टर की एंट्री होती है, वो कहती है कि टीचर लियो आप किसके साथ रूड होने की बात कर रहे हैं। जिस पर डायरेक्टर बताते हैं कि डायरेक्टर आप यहाँ पे क्या कर रही हैं, आपको तो यहाँ पे मतलब इतना छोटा सा मसला है, आपको तो यहाँ पे आने की जरूरत ही नहीं थी, मैं तो सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन सिखा रहा था। इस पर डायरेक्टर से बताती है टीचर मेरी बात सुने, आप यहाँ पे टीचर हैं, आप स्कूल के टीचर हैं, ना कि आप किसी डेमीगॉड के कुत्ते हैं, आप मेरी बात समझ गए हैं कि नहीं समझे। मगर तभी ज़ैंग के फादर वहाँ पे कहते हैं डायरेक्टर शो अगर आप आ चुके हैं तो क्या हमें स्टार्ट करना चाहिए। जिस पे डायरेक्टर हैनवो से पूछती है हैनवो क्या तुम रेडी हो, जिस पे हैनवो कहते हैं हाँ मैं रेडी हूँ। तभी ज़ैंग के फादर अपना इन्वेस्टन कार्ड निकालते हैं, वो कहते हैं चलो स्टार्ट करते हैं, उसे वो हैनवो के ऊपर टारगेट कर देते हैं। जैसे वो टारगेट हैनवो अपने रिलम के अंदर खींचा चला जाता है, हमें दिखाया जाता है एक डोर को जिसके अंदर से 1000 वुल्फ की आर्मी दिखाई जाती है। जिस पे देखने के बाद क्लासमेट्स कमेंट कर रहे होते हैं कि तो वुल्फ कैवलरी है, ये सभी लाइट लाइफ फॉर्म्स हैं और इनके जो इक्विपमेंट्स है बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और एक बच्चा तो कह रहा होता है सच में इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है और जो इक्विपमेंट है वो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। इस बार तो हैनवो सच में गया। और तभी हमें दिखाया जाता है वो सब आमने सामने आ जाते हैं, जहाँ पे ज़ैंग के फादर कह रहे होते हैं तुम वही हो ना जिसने मेरे बेटे का रिलम को शटर किया था, अब देखना मैं तुमसे कैसे रीपे करवाता हूँ। जिसे देखने के बाद गॉडेस कह रही होती है बंदा तो अपनी बातों से मुकर है, इसने तो कहा था सिर्फ 1000 आर्मी भेजूंगा, मगर ये तो 2000 से भी ज़्यादा आर्मी है, ये तो चीटिंग है, सरासर चीटिंग है। और तभी हमें दिखाया जाता है वो अपने वुल्फ कैवलरी को कहते हैं कि इस पे चार्ज कर, और वो सब हैनवो के ऊपर चार्ज करने के लिए जा ही रहे होते हैं। जैसे ही वुल्फ कैवलरी हैनवो के रिलम पे चार्ज करना स्टार्ट कर देती है, हैनवो अपने सेल्फ एक्सप्लोरिंग टिड्डों को समन कर लेता है, जिसे देख के सभी क्लास फेलोज हैरान हो रहे होते हैं यार इनकी तादाद 7 मिलियन तक कैसे पहुंच गई। लास्ट मैच में तो सिर्फ 20,000 के करीब टिड्डे थे, अचानक से 7 मिलियन कैसे हो गए। इनकी रिप्रोडक्शन एबिलिटी तो सच में बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है, ऐसी पावर के साथ ये तो टॉप 10 में आएगा, मगर इसकी बुरी किस्मत कि इसका मुकाबला डेमीगॉड के साथ है, इसका बचना नामुमकिन है। तभी हमें दिखाया जाता है मिलियंस की तादाद में सेल्फ एक्सप्लोरिंग टिड्डे वुल्फ कैवलरी के ऊपर चार्ज कर रहे होते हैं, अटैक कर रहे होते हैं, अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं, मगर वुल्फ कैवलरी का कुछ ना बिगाड़ सके। टिड्डों को ऐसे अटैक करते हुए देख के टीचर लियोस भी हैरान हो रहे होते हैं, वो कहते हैं कि सच में हैनवो तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, अगर इसे थोड़ा मजीद टाइम दिया जाता तो शायद ये स्कूल का टॉप स्टूडेंट होता। मगर तभी एक स्टूडेंट किसी चीज़ की तरफ पॉइंट आउट करता है और हमें दिखाया जाता है तो वहाँ वुल्फ ऊपर देख रहे होते हैं, ऊपर से हमें दिखाया जाता है एक्सप्लोरिंग टिड्डे अपने मैग्मा अटैक कर रहे होते हैं, मैग्मा के अटैक के साथ अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, जिनकी वजह से वुल्फ कैवलरी को हैवी डैमेज का सामना करना पड़ रहा होता है। जिसे देख के डायरेक्टर और गॉडेस दोनों हैरान हो रहे होते हैं, वो कहते हैं कि यार इनकी पावर तो सच में बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है, इस लाइफ फॉर्म का लेवल क्या है, क्या किसी स्टूडेंट या किसी टीचर के पास ऐसी एबिलिटीज़ हैं कि वो डिटेक्ट कर सके।
तभी एक स्टूडेंट बताता है कि ये सभी लाइट लाइफ फॉर्म है और सभी एक्सप्लोसिव टिड्डे हैं, जिसे सुनने के बाद डायरेक्टर खुश हो जाती है कि यार ये स्टूडेंट है वो तो सच में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, मैंने सोचा नहीं था इतनी बड़ी तादाद में इतने ज़्यादा लाइट लाइफ फॉर्म को पैदा कर सकेगा। और तभी हमें दिखाया जाता है ज़ैंग बिंग के फादर कह रहे होते हैं क्या तुम्हें लगता है तुम अपनी इतनी सी पावर के साथ मुझे हरा सकते हो, ये तुम्हारा सिर्फ ख्वाब ही है। तभी वो अपनी वुल्फ कैवरी को हुक्म देता है कि सुपर नेचुरल पावर्स को यूज़ करना स्टार्ट कर दो, जिसे सुनने के फौरन बाद वुल्फ कैवरी आइसोरा को अटैक करना स्टार्ट कर देती है। हमें दिखाया जाता है एक बैरियर क्रिएट हो जाता है जो कि मैग्मा के तमाम अटैक्स को रोक रहा होता है, जिसे देख के स्टूडेंट्स भी हैरान हो रहे होते हैं। वो कहते हैं कि यार सच में एक डेमीगॉड तो डेमीगॉड होता है, एक डेमीगॉड को हराना सच में एक आसान बात नहीं है। हैनवू की लाइट लाइफ फॉर्म सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी, मगर अफसोस उसका मुकाबला एक डेमीगॉड के साथ है। उनके पास एक वाइड रेंज स्किल है जिसकी वजह से हैनवू की लाइट लाइफ फॉर्म इनका मुकाबला नहीं कर सकती। और हमें दिखाया जाता है आधे से ज़्यादा लॉक्टस मर चुके होते हैं, अब 500,000 के करीब लॉक्टस बच चुके होते हैं, जिन्हें देख के सभी लोग हैरान हो रहे होते हैं। वो कहते हैं कि हैनवू का बचना नामुमकिन है। और तभी हमें दिखाया जाता है ज़ैंग बिंग के फादर कह रहे होते हैं एक बार तुम्हारा डिवाइन रिलम तबाह हो जाए फिर मैं देखता हूँ कि तुम क्या करोगे, तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा, उसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी मेरे ही भरोसे होगी, मैं तुमसे अपने बेटे का बदला लूंगा। और वो अपने फेमिलियर्स को हुक्म दे देता है कि जाओ इसके कोर को क्रश कर दो, जिसे देखने के बाद गोडेस और डायरेक्टर दोनों अफसोस कर रहे होते हैं कि अफसोस अब कुछ नहीं हो सकता, हैनवू का काम तमाम हो गया। मगर तभी गोडेस देखती है कि उसकी डिवाइन रिलम के सामने एक लाइफ फॉर्म होती है, जिसे देखने के बाद सब लोग कह रहे होते हैं कि ये लाइफ फॉर्म कौन सी है। एक स्टूडेंट बताता है जिसके हाथ में स्वर्ड्स हैं वो तो डिवाइन स्वर्ड्स हैं, इनकी प्राइस मैंने देखी थी 50 डिवाइन पावर है, हैनवू कब से इतना अमीर हो गया और ये टोटल 4 स्वर्ड्स हैं यानी कि 200 डिवाइन पावर, ये कहाँ से हो सकता है, क्या हैनवू एक अनाथ नहीं था। और डायरेक्टर कह रही होती है ये तो जैनफिंग क्लैन की लाइफ फॉर्म है, इनके बारे में मैंने सुना है ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ फॉर्म है। जिसे सुनने के बाद स्टूडेंट कह रहा होता है तो मैम क्या हुआ अगर ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ फॉर्म है, क्या डेमीगॉड के पास एक सुपर नेचुरल लाइफ फॉर्म नहीं है, इसकी पावर का मुकाबला एक ऑर्डिनरी लाइफ फॉर्म नहीं कर सकती। और फर्ज करें अगर ये मुकाबला कर भी सकती है, लेकिन जो वुल्फ कैवरी का कैप्टन है वो इस लाइफ फॉर्म को बिजी रखेगा, जबकि दूसरे वुल्फ इसके डिवाइन रिलम को तबाह कर देंगे। जब ये ऐसा होगा तो वो लाइफ फॉर्म भी कुछ नहीं कर पाएगी। मगर डायरेक्टर बताती है ये जो लाइफ फॉर्म है ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ फॉर्म नहीं है, बल्कि ये एक्स्ट्रा जेन्युइन हीरोइक लाइफ फॉर्म है। इवन के ज़ैंग बिंग के फादर भी देख के हैरान हो रहे होते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे इतने सालों लग गए, मुझे सदियां लग गई एक हीरोइक लाइफ फॉर्म को पैदा करने में, और ये बच्चा जो कि एक स्कूल का स्टूडेंट है इसने एक हीरोइक लाइफ फॉर्म को पैदा कर लिया, ऐसा कैसे हो सकता है, ये नामुमकिन बात है। और तभी हैनवू अपनी हीरोइक लाइफ फॉर्म को हुक्म दे देता है कि इन सबके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दो। हमें दिखाया जाता है हीरोइक लाइफ फॉर्म सबके ऊपर स्लैश अटैक्स लगा रही होती है, तमाम वुल्फ्स का काम तमाम कर रही होती है और अपनी स्वॉर्ड विंड की तकनीक को यूज़ करते हुए तमाम वुल्फ्स का खात्मा कर देती है, जिसे देखने के बाद सभी स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ओ माय गॉड ये तो सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, हमने सोचा नहीं था कि इतनी पावरफुल होगी, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ फॉर्म इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है। और ज़ैंग बिंग के फादर कह रहे होते हैं डैम इट मेरी तमाम कैलोरी खत्म हो चुकी है, अब मुझे अपने डिवाइन रिलम से अपने कैप्टन को ही बुलाना पड़ेगा। वो तभी अपनी सुपर नेचुरल लाइफ फॉर्म अपने वुल्फ कैवरी के कैप्टन को बुला लेता है। जैसे ही वो ये करता है पीछे से एक आवाज़ आती है डेमीगॉड क्या तुम अपने वादे से मुकर रहे हो, जिसे सुनने के बाद पीछे मुड़ के देखते हैं वो हैरान होते हुए देखते क्या हेडमास्टर आप यहाँ। वो कहते कि नहीं हेडमास्टर आप कुछ गलत फहमी हुई है, मैं ऐसा नहीं कर रहा था, वुल्फ कैवरी अभी के भी वापस जाओ अपने रिलम के अंदर वापस चले जाओ। और फिर हमें दिखा जाता है हेडमास्टर हैनवू की तरफ देख रहे होते हैं, वो कहते हैं कि सच में ये स्टूडेंट तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, वो कहते हैं कि नॉट बैड तुम तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रो कर रहे हो। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है क्लासरूम का सीन जहाँ पर डायरेक्टर हैनवू को शाबाशी दे रही होती है कि हैनवू तुमने सच में बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने ज़्यादा पावरफुल होंगे। तभी हैनवू कहता है कि डायरेक्टर मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है, जिस पर डायरेक्टर उससे पूछती है रिक्वेस्ट कैसे रिक्वेस्ट, अगर मेरे बस में हुआ तो मैं जरूर तुम्हारी रिक्वेस्ट को पूरा करूंगी, बताओ क्या रिक्वेस्ट है। जिस पे हैनवू बताता है कि टीचर मैं अपनी क्लास को चेंज करना चाहता हूँ। जो सुनते ही टीचर लियोस की फटके हाथ में आती है, कहते क्या हैनवू देखो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारा एक अच्छा टीचर हूँ, मैं मानता हूँ मैंने कभी तुम पे तवज्जो नहीं दी, मगर मैं प्रॉमिस करता हूँ कि फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हें अच्छे तरीके से टीच करूंगा, मैं तुम्हें अच्छे से अच्छे रिसोर्सेज प्रोवाइड करूंगा, मैं तुम्हें इतनी रिसोर्सेज प्रोवाइड करूंगा कि तुम टॉप स्टूडेंट बन जाओ, मैं तुम्हें अच्छे ग्रेड्स भी इवन के दूंगा ताकि तुम अच्छी यूनिवर्सिटी में जा सको, मगर क्लास को लीव ना करो। और वो मन ही मन में बता रहे होते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस से ऑब्वियस है कि ये सच में एक टैलेंटेड स्टूडेंट है, मुझे इसे अपने हाथ से गुजरवाना नहीं चाहिए, इसके टैलेंट को देखा जाए तो ये फर्स्ट क्लास या टॉप क्लास यूनिवर्सिटी में तो जरूर जाएगा, जिसकी वजह से मुझे स्कूल की तरफ से इनक्रेडिबल रिवार्ड मिलेगा, मैं इसको अपने हाथ से नहीं जाने दे सकता। मगर तभी वो कहता है कि ना टीचर मैंने फैसला कर लिया, मैं तो अपनी क्लास चेंज करके रहूँगा, जिस पर टीचर ये गालियाँ दे रहे होते हैं मन ही मन। मगर डायरेक्टर हैनवू से बताती है हैनवू देखो मेरी बात सुनो, मैं मानती हूँ तुम एक टैलेंटेड स्टूडेंट हो और मैं मानती हूँ तुम्हारी साथ नाइंसाफी हुई है, मगर क्लास को चेंज करना ऐसे ही कोई आम बात नहीं है, इसकी प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन है स्कूल के, इसके लिए स्कूल में प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन मौजूद हैं, उन रूल्स एंड रेगुलेशन को इग्नोर करते हुए मैं तुम्हारी क्लास को चेंज नहीं कर सकती। मगर हाँ अगर तुम सच में अपनी क्लास चेंज करना चाहते हो तो स्कूल की तरफ से तुम्हें एक टेस्ट असाइन किया जाएगा, अगर तुम उस टेस्ट को पास कर लेती हो तो मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूंगी ताकि तुम्हारी क्लास चेंज हो सके। जैसे ही डायरेक्टर ये बात करती है वो कहता है कि ठीक है मैम मैं टेस्ट दूंगा, मैं अपनी क्लास को ज़रूर चेंज करूंगा। जैसे ही वो ये बात करता है गोडेस भी कहती है डायरेक्टर मैं भी अपनी क्लास चेंज करना चाहती हूँ, जिस पर टीचर लियस कहते हैं क्वीन क्या मैंने तुम्हें कभी अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया, क्या तुम्हारी टीचर ने कभी तुम्हें किसी चीज़ के लिए डांटा हो या तुम्हारे साथ कोई अनफेयर चीज़ की हो, मुझे बताओ मैं उसको ज़रूर इम्प्रूव करूँगा, मगर क्लास चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है इस छोटी सी बात पे। इस पे गोडेस कहती कि नहीं मैं मतलब ऐसी कोई बात नहीं कि मुझे अभी किसी बात का बुरा लगा हो या आपने मुझे मिसट्रीट किया हो,
बस मैं इस क्लास में मज़ीद रहना नहीं चाहती। अभी गॉडेस ने बात की होती है कि क्लास का मॉनिटर भी कहता है डायरेक्टर शो सॉरी मैं भी अप्लाई करना चाहता हूँ क्लास के टेस्ट के लिए, जिस पर टीचर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि जैंग मेरी बात सुनो, तुम तो क्लास के मॉनिटर हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, क्लास के मॉनिटर होते हुए तुम क्लास को कैसे चेंज कर सकते हो, क्या तुम्हें भी किसी बात का बुरा लगा है। जिस पर क्लास का मॉनिटर कहता है देखें टीचर लियोस बात सुनिए, बात ऐसी है कि मतलब आप बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, अब मेरे आप बहुत ज़्यादा पसंदीदा टीचर हैं, मगर बात यह है कि मैं भी क्लास में रहना नहीं चाहता अब। और मन ही मन में गॉडेस की तरफ देखते हुए कह रहा होता है कि गॉडेस मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता, मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दे सकता, तुम मेरी हो, तुम मेरी ही बन के रहोगी। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है डायरेक्टर शो कह रही होती है चलो ठीक है अपने टेस्ट के लिए प्रिपेयर करो, सुबह तुम्हारा टेस्ट होगा और चलिए आप मेरे साथ आएँ। और फिर हमें दिखाया जाता है छुट्टी का टाइम हो जाता है, हैन वो अपने घर की तरफ जा रहा होता है, जिससे गॉडेस जाने शुरू होती है कि हैन वो मेरी बात सुनो, मुझे बताओ तुम्हारे पास ये हीरोइक लाइफ फॉर्म कहाँ से, तुमने इसे कैसे प्रोड्यूस किया। जिस पे हैन वो कहता है कि इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, तुम्हें क्या मसला है कि मैंने कैसे प्रोड्यूस किया, ये तुम्हारा मैटर ही नहीं है, तुम इसमें क्यों पढ़ रही हो। जिस पे गॉडेस कहती है देखो मेरी बात सुनो, मैं मानती हूँ कि मेरा मसला नहीं है, मगर तुमने जो है ना मुझसे डिवाइन पावर उधार ली थी और अभी तक उसने पे नहीं किया, तो इन फ्यूचर जब तुम उससे पे नहीं कर पाओगे तो तुम मेरे गुलाम बनोगे, जब तुम मेरे गुलाम बनोगे तो मेरे पास पूरा हक है कि मैं जान सकूँ कि मेरे गुलाम के पास ये हीरोइक लाइफ फॉर्म कहाँ से आई है और किसने दी है। जिस पे वो कहता है देखो मेरी बात सुनो, मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हारा गर्ज ही हूँ, अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें 5 डिवाइन पावर एक्स्ट्रा भी दे सकता हूँ एज आ इंटरेस्ट रेट, मगर मैं तुम्हारा गुलाम शलाम कोई नहीं। और रह गई बात हीरोइक लाइफ फॉर्म की, तो देखो मैं वो तुम्हें बता नहीं सकता। और ये बात कहते ही वो अपने डिवाइन रिलम के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाता है, जिसे देखने के बाद गॉडेस से गालियाँ दे रही होती हैं यार ये कमीना इंसान। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है हैनवो के डिवाइन रिलम का सीन, जहाँ पे उसकी ऑर्डिनरी टिड्डों की तादाद 1 बिलियन होती है, सेल्फ एक्सप्लोरिंग टिड्डों की तादाद 1 मिलियन होती है और एक्सप्लोरिंग टिड्डों की तादाद 30,000 होती है। जिसे देखने के बाद हैनवो सोच रहा होता है मेरे जो फैमिलियर्स हैं इनकी तादाद बहुत ज़्यादा कम है, अगर यही तादाद रही तो मैं सुबह का टेस्ट मेरे लिए बहुत सारा डिफिकल्ट होने वाला है। और फिर हमें दिखाया जाता है हीरोइक लाइफ फॉर्म आती है और बताती है कि गॉड मेरी बात सुनिए, देखें यहाँ पे कुछ वुल्फ कैवरी है जो कि माइंस के अंदर हाइड हो रही है, क्या आप चाहते हैं कि मैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर दूँ, उन्हें किल कर दूँ। इस पे हैनवू सोच रहा होता है कि हो मुझे याद है ये जो वुल्फ कैवरी है ये जो जैबिंग के फादर हैं, इन्होंने जब मुझ पर अटैक किया था तो काफ़ी ज़्यादा वुल्फ कैवरी तो जो कि आगे पीछे भाग गई थी, इनका ऐसे मेरे डिवाइन रिलम में रहना बहुत ज़्यादा खतरे की बात है, इनका ऐसे मेरे डिवाइन रिलम में रहना बहुत ज़्यादा खतरे की बात है, और मैं इनको डायरेक्ट मार भी दूँ तो मुझे इससे कोई फायदा नहीं होगा, टोटली वेस्ट होगा, तो मैं इनका क्या करूँ। तभी अपनी हीरोइक लाइफ फॉर्म से कहता है कि जाओ उन्हें सबको कैप्चर कर लो, उन वुल्फ कैवरी के तमाम बंदों को पकड़ना, कोई भी मरे ना, मुझे वो तमाम के तमाम जिंदा चाहिए। और फिर हमारा सीन शूट होता है, हमें दिखाया जाता है 2 घंटे बाद का सीन, हीरोइक लाइफ फॉर्म ने तमाम वुल्फ कैवरी को बंदी बना लिया होता है, वुल्फ कैवरी के सामने हैनवू खड़ा होता है और हमें दिखाया जाता है हैनवू अपने 1 मिलियन टिड्डे और इन तमाम के तमाम वुल्फ कैवरी को सेक्रीफाइस कर देता है। जैसे वो इन्हें सेक्रीफाइस कर देता है तो उसे 3 चीज़ें एक्वायर होती हैं, पहली चीज़ होती है कैल्फा मैग, दूसरा एक फर्नेस होता है और तीसरी चीज़ वॉच टावर्स होती हैं जिनकी तादाद 3 है, जिन्हें देखने के बाद हैनवू सोच रहा होता है ये रिवार्ड से टोटली यूजलेस है मेरे लिए, क्या सिस्टम पागल हो गया, मेका कौन यूज़ करेगा, मेरे डॉक्टर इसे कैसे यूज़ कर सकेंगे। और आगे बात फर्नेस की, तो टिड्डो ने कब से फौज करना स्टार्ट कर दिया। और आगे बात वॉच टावर्स की, हाँ ये थोड़े बहुत यूज़ किए तो हैं मगर इनकी हाइट कितनी है, इनकी जितनी हाइट है उसके थ्रू तो यूज़ करना ही बेकार है। और तभी उसे याद आता है उसके पास जैनबिंग के कुछ ड्राफ्ट्स पड़े हैं वो उन्हें यूज़ कर सकता है, तभी अपनी गॉड आई को एक्टिवेट करते हैं और देखता है कि वो डाफ्स क्या काम कर रहे हैं। हमें दिखाया जाता है वो बिल्डिंग्स वगैरह बना रहे होते हैं और माइनिंग में काम कर रहे होते हैं। जैसे ही डाफ्स देखते हैं कि उनका गॉड उनके ऊपर नजर रखे हुए, वो कहते हैं कि गॉड आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि आपने एक नई जिंदगी दी। और हैनवू बता रहा होता है कि जब उसने लास्ट टाइम कैप्चर किया था तो उन्होंने सबको ऑर्डर दे दिया था कि जाके माइन में काम करें, मगर इसने सोचा नहीं था कि उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बना ली और इक्विपमेंट्स को फौज करना स्टार्ट कर दिया होगा। और हमें दिखाया जाता है डाफ्स फौजिंग का काम कर रहे होते हैं, जिसे देखने के बाद हैनवू सोच रहा होता है इनके लिए फर्नेस सच में बहुत ज़्यादा काम आ सकता है, ये मेरे लिए अच्छे से अच्छे इक्विपमेंट बना सकते हैं। तभी उन हैनवू तमाम डाफ्स से कहता है कि मैं तुम लोगों से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तुम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इसलिए मैं तुम लोगों को रिवार्ड में ये फर्नेस देता हूँ, इसको यूज़ करते हुए इक्विपमेंट्स को फौज करो और बेहतर इक्विपमेंट्स बनाओ। जिस पे तमाम डाफ्स इमोशनल हो जाते हैं, वो कहते हैं कि हमारे गॉड ने हमें डिवाइन गिफ्ट्स दिए हैं, हम आपके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं गॉड। और फिर हमारा सीन शूट होता है, हमें दिखाया जाता है टीचर्स मीटिंग का सीन, जहाँ पे तमाम टीचर्स मिलकर टेस्ट की नोयत को डिसाइड कर रहे होते हैं और टीचर लियो सबको बता रहे होते हैं कि आप लोगों को तो पता ही होगा मेरी क्लास में से 3 बच्चे हैं जो क्लास को चेंज करना चाहते हैं, मुझे गॉडेस और क्लास मॉनिटर से कोई तराज नहीं है, उन्हें कोई भी रखे, मगर ये जो स्टूडेंट है वो ये बहुत ही बदतमीज़ है, इसने मेरी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं की, इसने मेरे साथ रूड बिहेव किया और इसके अलावा इसने डेमीगॉड के साथ भी पंगा लिया। तो मेरी आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इसके टेस्ट की नोयत को हार्ड बनाया जाए। मैं फिक्र नहीं करता कि आप बाकियों का टेस्ट कैसा रखते हैं, मैंने आज तक आप लोगों के मामलों में मेडल नहीं किया, मैंने हर बार आपके हर काम में सपोर्ट किया, तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप भी मुझे सपोर्ट करेंगे। जिस पे दूसरे टीचर्स भी कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, आप बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हैं, हम आपका साथ देंगे। इन्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि इनके टीचर्स इनके लिए इतनी सेक्रीफाइस करते हैं। और फिर हमारा सीन शूट होता है, हमें दिखाया जाता है क्लास का सीन, जहाँ पे टीचर लियस उन सबको उनके टेस्ट की रिक्वायरमेंट्स दे रहे होते हैं। हमें दिखाया जाता है क्लास मॉनिटर और गॉडेस की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा सिंपल होती हैं, उन्होंने सिर्फ 1000 डाफ्स के खिलाफ अपने आप को संभालना होता है। और मगर हमारा हैनवू अपने टेस्ट की नोयत को देख के फुल हैरान हो रहा होता है, उसकी टेस्ट की नोयत लेवल 10 होती है और इस टेस्ट का टास्क ये है कि उसे 10,000 इन्वेडर्स के खिलाफ अपने आप को डिफेंड करना होगा। जिस पे इवन के डायरेक्टर शुभी कह रही होती हैं कि टीचर लियस क्या आपको नहीं लगता कि आपको हैनवू के टेस्ट को रिकंसिडर करने की जरूरत है। जिस पर टीचर लियस बताते हैं डायरेक्टर मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मगर ये डिसीजन मेरे अकेले का नहीं है मगर तमाम क्लासरूम्स के टीचर्स का है। जिस पे हैनवू कहता है कि डायरेक्टर शुभ ये मैटर नहीं करता, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं क्लास को चेंज करूंगा तो मैं इस टेस्ट को जरूर दूंगा।
जिस पर टीचर कहते हैं इतना कॉकी बनने की कोई जरूरत नहीं है, अभी अभी भी चांस है, तुम्हारे पास मौका है, मुझसे माफ़ी मांग लो। मगर हैनवू उसे टोटली इग्नोर करके वहाँ से जा रहा होता है, जिस पर गोड उससे कहती है कि देखो मेरी बात अभी वहीं पे है, अगर तुम मेरे स्लेव बन जाते हो तो मैं गारंटी देती हूँ तुम्हें पूरे स्कूल में कोई बुली नहीं कर सकता। जिस पे हैनवू से कहता है कि हम टेस्ट में मिलेंगे। जिस पर गोडिस कहती है सच में कितना अनग्रेटफुल फेलो है। और क्लास मॉनिटर कह रहा होता है हैनवू मैं तुमसे सच में गोडिस को छीन लूंगा, तुम देखते ही जाओ। और फिर हमारा सीन शूट होता है, दिखाया जाता है टेस्ट स्टार्ट हो गया होता है। 10,000 के करीब फायर रेजिस्टेंट गोब्लिन्स अटैक कर रहे होते हैं हैनवू के रिलम पे, जिसे देखने के बाद स्टूडेंट्स भी हैरान हो रहे होते हैं। कहते हैं कि हैनवू का टेस्ट तो सच में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। एक स्टूडेंट कहता है तो हाँ डिफिकल्ट तो होगा ही, क्योंकि उसने टीचर लियोस से पंगा लिया, उसे किसने कहा था कि टीचर लियोस को ऑफेंड करे। और फिर हमें दिखाया जाता है हैनवू का सीन जो कि कह रहा होता है कि लियोस तो इंसान खिलाने के भी लायक नहीं है, टीचर तो दूर की बात है, इसने जानबूझ के मेरा टेस्ट ऐसे रखा है जहाँ मुझे फायर रेसिस्टेंट गोब्लिन्स को डिफेंड करना होगा। और वहीं पे टीचर लियोस भी सोच रहे होते हैं कि हैनवू तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकते इस सब के लिए, मैं तो तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा काइंड था, ये तुम्हारा अपना कसूर है, तुमने मेरे से बदतमीजी की, अब तुम भुगतो। तुम्हारे डिवाइन रिलम को क्रश ना किया तो मेरा नाम भी टीचर लियोस नहीं है। और फिर हमें दिखाया जाता है कुछ टीचर के चमचे टीचर लियोस की उठा रहे होते हैं। वो कहते हैं टीचर आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने हैनवू से अपना बदला ले लिया। जिस पर टीचर कहते हैं नहीं नहीं बदले वाली कोई बात नहीं है, मैं एक टीचर हूँ, स्टूडेंट और टीचर के दरमियान में कभी भी बदले वाली कोई चीज़ नहीं होती, मैं तो सिर्फ हैनवू को एक लेसन सिखाना चाहता हूँ, ये मेरी गुड इंटेंशन है कि मतलब मैं उसका टीचर हूँ, तो मैं बताना चाहता हूँ कभी भी किसी चीज़ को मिसअंडरस्टैंड नहीं करते। और फिर हमारा सीन शूट होता है, हमें दिखाया जाता है हैनवू अपने सेल्फ एक्सप्लोडिंग टिड्डों की मदद से गोब्लिन्स के ऊपर अटैक कर रहा होता है। मगर गोब्लिन्स फायर रेजिस्टेंट होते हैं, जिनकी वजह से फायर बाल्स का उनके ऊपर कोई असर नहीं होता। और गोब्लिन्स भी अपनी फायर एनर्जी को एक्टिवेट करते हुए टिड्डों के ऊपर फायरबॉल से अटैक कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हैनवू के टिड्डे मर रहे होते हैं। और हैनवू कह रहा होता है कि ऑर्डिनरी टिड्डे तो उनका बिल्कुल मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, इनके ऊपर कोई डैमेज नहीं दे पा रही हैं। तभी अपने सेल्फ एक्सप्लोडिंग टिड्डों का दोबारा से अटैक करना स्टार्ट कर देता है। मिलियंस की तादाद में सेल्फ एक्सप्लोडिंग टिड्डे उनके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से सिर्फ 400 ही गोब्लिन्स मारे जाते हैं और हैनवू अपने अटैक्स करना जारी रखता है। और फिर हमें दिखाया जाता है क्लास मॉनिटर और गोडेस का सीन, जो उन्होंने अपना टेस्ट कंप्लीट कर लिया होता है, वो टेस्टिंग पोर्ट से बाहर आ रहे होते हैं और गोडेस डायरेक्टर से पूछती है डायरेक्टर हैनवू की सिचुएशन कैसी है। जिस पर डायरेक्टर बताती है हैनवू की कंडीशन कुछ खास अच्छी नहीं है, वो ट्रबल में लग रहा है मुझे। जिस पे गोडेस सोच रही होती है आखिरकार टिड्डे एक इन्फीरियर क्रिएचर्स हैं, इनसे क्या ही एक्सपेक्ट किया जा सकता था, मैंने तो हैनवू को अच्छी ऑफर्स दी थी। और फिर हमें दिखाया जाता है हैनवू भी अपनी टिड्डों की मदद से अटैक कर रहा होता है, मिलियंस की तादाद में टिड्डे अटैक कर रहे होते हैं और 3,000 के करीब गोब्लिन्स को मार दिया होता है। मगर अभी भी 6,000 के करीब गोब्लिन्स बच चुके होते हैं और हैनवू के टिड्डों की तादाद खत्म हो जाती है। वह तमाम गोब्लिन हैनवू के कोर को क्रश करने के लिए उसके कोर की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, जिस पे तमाम स्टूडेंट्स हैरान होते हुए कह रहे होते हैं कि हैनवू को अपने डिफीट को एडमिट कर लेना चाहिए, उसे जल्द से जल्द इसे क्विट कर देना चाहिए। इवन के गोडेस भी कह रही होती है ये क्रेजी रेड गोब्लिन सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, ये तो इसकी कोरियलों को तबाह कर देंगे, इसे क्विट कर देना चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है हैनवू के सामने डायरेक्टर अपीयर हो जाती है, वो हैनवू से बता रही होती है हैनवू देखो मेरी बात मानो, अपनी डिफीट को मान लो, हार मानने में कोई बुराई नहीं है, ये कोई शेम वाली बात नहीं है, तूने बहुत ज़्यादा अच्छा किया, कोई भी इस चीज़ को कंप्लीट नहीं कर पाता, तुम्हारे पास फ्यूचर में और भी मौका आएंगे, उन्हें ट्राई करना। मगर हैनवू कहता है डायरेक्टर इशू मैंने अभी तक अपनी हार नहीं मानी और मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपनी क्लास को चेंज करूंगा, तो मैं इसके साथ ही रहूंगा, मैं अपनी आखिरी सांस तक इस फैसले के साथ रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और इसके अलावा मैंने अभी तक हार नहीं मानी। तभी हमें दिखाया जाता है हीरोइक लाइफ फॉर्म गोब्लिन्स के ऊपर अटैक कर रही होती है, मगर गोब्लिन्स भी काउंटर अटैक करते हुए अपनी फायरबॉल के साथ हीरोइक लाइफ फॉर्म के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हीरोइक लाइफ फॉर्म इंजर्ड हो जाती है। जैसे ही हीरोइक लाइफ फॉर्म इंजर्ड हो जाती है टीचर लोग खुश हो जाते हैं, वो कहते हैं क्या मजा आएगा हैनवू, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था तो मेरी बात मान लो, मुझे लगता है कि तुम्हारा लास्ट मिशन होगा और ये लास्ट लेसन होगा, तुम्हारा टीचर तुम्हें सिखा सकेगा कभी भी किसी ऐसे बंदे के साथ पंगा न लेना जो तुमसे ज़्यादा पावरफुल हो। मगर तभी हर बार की तरह वही एक स्टूडेंट कहता है कि वो देखो, मगर वो क्या है, जिस पर टीचर लियोस भी देखते हैं। हमें दिखाया जाता है डाफ्स की आर्मी को, जिसे देखने के बाद सब लोग हैरान हो रहे होते हैं कि डाफ्स कहाँ से आ गए। जहाँ तक हमें पता है कि हैनवू के जो कोर फैमिलियर्स हैं वो तो टिड्डे हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है डाफ्स गोब्लिन्स के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, जिन्हें देख के उनके गोब्लिन्स भी हैरान हो रहे होते हैं कि डाफ्स कहाँ से आ गए। हमें दिखाया जाता है डाफ्स गोब्लिन के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, उनके ऊपर स्लैश अटैक्स लगा रहे होते हैं, जिनकी वजह से गोब्लिन्स मारे जा रहे होते हैं। स्टूडेंट्स हैरान हो रहे होते हैं कि सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, ये तो जैमी के कोर फैमिलियर्स से ऐसी एबिलिटी जो कि दूसरों के कोर फैमिलियर्स को टेम कर सके, सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, इसका शुमार तो क्लास के टॉप ग्रेड्स में होगा। और हमें दिखाया जाता है डाफ्स ने तमाम गोब्लिन्स को मार दिया होता है, जिसपे हैनवू ने शाबाशी दे रहा होता है। उनके डायरेक्टर और गोडेस भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, वो कहते हैं सच में ये जीत चुका है। मगर टीचर लियोस अभी भी मन में गालियां दे रहे होते हैं कि यार ये ऐसा कैसे हो सकता है, इसकी टेस्टिंग हुई है तो मैंने खुद डिसाइड की थी। और फिर हमारा सीन शूट होता है, हमें दिखाया जाता है तमाम टीचर्स इन तीनों को ऑफर्स दे रहे होते हैं कि मेरी क्लास में आ जाओ, मेरी क्लास में आ जाओ, गोडेस तुम्हारे मैं थंडर बर्ड्स को अपग्रेड करवा सकता हूँ, मैं तुम्हारी कोर फैमिलियर्स को इतने रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकता हूँ कि डिवाइन बीइंग भी कन्वर्ट हो जाएंगे। और एक टीचर हैनवू से कह रहा होता है अगर तुम मेरे फैमिलियर बन जाते हो तो मैं डाफ की स्ट्रॉन्ग आर्मी प्रोवाइड कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे डाफ्स को स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ। मॉनिटर अगर तुम मेरी क्लास को ज्वाइन कर लेते हो तो मैं तुम्हारे जो फैमिलियर्स हैं उनको मैजिकल तौर पे इंक्रीज करवा सकता हूँ, उनकी जो प्रोडक्शन एबिलिटी है मैं वो भी इंक्रीज करवा दूंगा। और मेरे पास एक ऐसा सीक्रेट मेथड है जो कि फैमिलियर्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देगा।
ऐसे ही वो डिफरेंट डिफरेंट ऑफर्स दे रहे होते हैं, मगर हमें दिखाया जाता है क्लास मॉनिटर गोडेस की तरफ देखते हुए कह रहा होता है, गोडेस जहाँ तुम जाओगी मैं भी वहीं जाऊँगा। मगर गोडेस हमारे हैनवू की तरफ देख रही होती है, ये इशारा करते हुए कि जहाँ हैनवू जाएगा वो भी वहीं जाएगी। और हमें दिखाया जाता है हैनवू कह रहा होता है, डायरेक्टर शू मेरा आपसे एक सवाल है कि मैं जानना चाहता हूँ मेरे टेस्ट की नौइयत इतनी ज़्यादा हार्ड क्यों थी, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट क्यों था। जिस पर डायरेक्टर बताती है, देखो ये ऐसा नहीं है कि जो टेस्ट का लेवल है वो मैंने डिसाइड किया था, ये टेस्ट का लेवल टीचर्स ने डिसाइड किया था। जितने भी क्लासरूम्स के टीचर्स हैं इस साल के, उन सब ने मिलकर डिसाइड किया था, हर बंदे का अलग अलग से इंडिविजुअली कि इस बंदे के टेस्ट की नौइयत ऐसी होगी। उन सभी ने इन चीज़ों के ऊपर वोट किया था, जिस पे हैनवू कहता है कि अच्छा वोट किया था तो मैं देखना चाहता हूँ किस किस ने मेरे खिलाफ वोट किया था, आई मीन किस किस ने वोट किया था कि मेरे टेस्ट की नौइयत हार्ड हो। और फिर हमें दिखाया जाता है डायरेक्टर से वोटिंग लिस्ट दे देती हैं, उसे असेसमेंट लिस्ट दे देती हैं, जिसे देखने के बाद टीचर उसके ऊपर गुस्सा कर रहे होते हैं कि शिट यार हमने इस बंदे की मदद क्यों की, ये इंसान इतने इतने टैलेंटेड स्टूडेंट को हमारे यहाँ से गुजार दिया। तभी हमें दिखाया जाता है वो दो टीचर्स के सामने आया जाता है, ये टीचर वलीद और टीचर अली होते हैं। वो कहता है कि टीचर वलीद और टीचर अली मैं आपको बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, आपने मेरे हक में वोट दिया। आप दोनों वही दो टीचर्स थे जिन्होंने कहा था कि मेरे टेस्ट की नौइयत नॉर्मल रखनी चाहिए। मैं आप दोनों में से किसी एक की क्लास को ज्वाइन कर सकता हूँ, आप लोग मुझे ऑफर करें, क्या ऑफर कर सकते हैं अगर मैं आपकी क्लास को ज्वाइन करूँ। जिस पे टीचर अली कहते हैं कि मैं तुम्हें डाफ्स की आर्मी दे सकता हूँ, 10,000 डाफ्स दे दूंगा, जिसकी वजह से तुम्हारी रैंकिंग इंप्रूव हो जाएगी और तुम्हारे ग्रेड्स भी इंप्रूव हो जाएंगे, तुम फ्यूचर में किसी भी टॉप यूनिवर्सिटी में इंटर हो जाओगे इजीली। मगर टीचर वलीद कहते हैं कि देखो तुम्हें मैं ऑफर करता हूँ कि तुम अपने कोर फैमिलियर्स को डेवलप करो, क्योंकि वही मेन चीज़ है। अगर तुम मेरी क्लास को ज्वाइन करते हो तो मैं कुछ ऐसे रिसोर्सेज दे सकता हूँ जो तुम्हारी बग फैमिली को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे और उन्हें बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर देंगे। अगर तुम मेरी क्लास को ज्वाइन करते हो तो तुम्हारे टिड्डों को इतना इंप्रूव करवा दूंगा कि वो टॉप ग्रेड में आएंगे। जिस सुनने के बाद हैनवू कहता है कि टीचर वलीद मैं आपकी क्लास को ज्वाइन करूंगा, और गोडेस भी कहती है टीचर वलीद मैं भी आपकी क्लास को ज्वाइन करूंगी। ऑब्वियसली क्लास मीटर भी उनके साथ ही जाएगा। जिस सुनने के बाद टीचर वलीद खुश हो जाते हैं, वो कहते हैं कि यार इतने आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट मेरी क्लास में आएंगे, इस साल मेरा रिवार्ड पक्का है, इस साल का जो टीचर्स का बेस्ट टीचर का रिवार्ड है वो मुझे ही मिलेगा। और तभी हमें दिखाया जाता है वो टीचर वलीद इन तीनों को 3 कार्ड्स देते हैं। वो कहते हैं कि मेरी क्लास में तुम लोगों ने ज्वाइन किया है इसलिए मेरी तरफ से तुम लोगों को छोटा छोटा गिफ्ट है। और हमें दिखाया जाता है हैनवू का जो कार्ड होता है वो लेवल 2 का कंस्ट्रक्शन कार्ड होता है। इसकी मदद से वो एक नेस्ट को बना सकता है जो कि 1 स्क्वायर किलोमीटर का दायरा कवर करेगा, जिसकी वजह से मिलियंस की तादाद में टिड्डे पैदा होंगे हर साल, यानी कि रियलिटी के एक दिन में मिलियंस ऑफ टिड्डे पैदा होंगे। जिस पे हैनवू खुश हो जाता है, वो कहता है ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है, और वो टीचर का शुक्रिया अदा कर रहा होता है। मगर टीचर कहते हैं शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चाहता हूँ कि तुम इसका बदला मुझे अच्छे ग्रेड्स हासिल करके दो, अगर तुम अच्छे ग्रेड्स लोगे तो मेरे लिए वही काफ़ी है। और हमें दिखाया जाता है डायरेक्टर उन सबसे कह रही होती है तुम्हारे स्टूडेंट्स मेरी बात सुने और तुम्हारे टीचर्स मेरी बात सुने। ये जो टेस्ट था ये तो नॉर्मल ट्रायल था क्लास चेंज करने का, मगर 7 दिन के बाद आप लोगों का स्कूल का जनरल एग्जाम हेल्ड होगा, और उस एग्ज़ाम की कितनी इंपॉर्टेंस है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप उसका अंदाज़ा इस चीज़ से लगा सकते हैं कि इस एग्ज़ाम के रिजल्ट की बेस पे आपको जो रिसोर्सेज हैं वो एलोकेट किए जाएंगे, आपका फ्यूचर उनके ऊपर डिपेंड करेगा। और फिर हमारा सीन शूट होता है, हमें दिखाया जाता है हैनवू के डिवाइन इलम का सीन, जहाँ पे वो देख रहा होता है कि उसके पास ऑनली टिड्डों की तादाद 2 मिलियन हो चुकी होती है, सेल्फ एक्सप्लोरेड टिड्डे 5,000 और एक्सप्लोरेड टिड्डे 300 बचे होते हैं। और जो डाफ्स की आर्मी होती है उनकी तादाद 52 होती है। हीरोइक लाइफ फॉर्म एज यूजुअल तो है ही थी उसके पास, जिसे देखने वो सोचता है मुझे इनकी स्ट्रेंथ को डेवलप करना होगा, इनकी तादाद को भी इंप्रूव करना होगा ताकि मैं एग्जाम के अंदर टॉप कर सकूं। मगर तभी उसकी नज़र पड़ती है डाफ्स के नेम पर, जिसका नाम चेंज होने के बाद रेड हार्ट डाफ हो चुका होता है। वो कहते हैं कि इनका नाम चेंज होगा, यानी कि ये इवॉल्व हुए, मुझे अपनी आंखों से दिखना चाहिए ये किस चीज़ में इवॉल्व हुए हैं। तभी दिखाया जाता है डाफ्स का सीन, जो कि एक नेचुरल इलाइड लाइफ फॉर्म के अंदर इवॉल्व हो चुके होते हैं। नेचुरल इलाइड लाइफ फॉर्म बेसिकली वो इलाइड लाइफ फॉर्म होती है जो कि लड़ाई करने के बाद, ब्लड बाथ करने के बाद अपने आप को खुद इवॉल्व करती है। जैसे ही हैनवू उस डाफ को देखता है वो कहता है कि ये तो सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग बात है, काश ये मेरे कोर फेमिलियर होते, अगर ये मेरे कोर फेमिलियर होते तो कितनी अच्छी बात होती। मगर मुझे इनकी ग्रोथ एक्सलेरेशन पे काम करना होगा, मुझे इन्हें इतने रिसोर्सेज प्रोवाइड करने होंगे ताकि ये अपनी फैमिली बिल्ड कर सकें। जैसे इनकी फैमिली बिल्ड होगी तो मैंने अपने व्यूज़ के लिए इस्तेमाल कर सकूँगा, ये मेरे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। जहाँ पे हैनवू 7 बिलियन की तादाद में टिड्डों को सेक्रीफाइस कर देता है। जैसे उन्हें सेक्रीफाइस करते हैं हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। और इसके अलावा गाइज सॉरी, मेरा गला सच में बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं ट्राई कर रहा था 2-3 दिन से कि मैं रिकॉर्ड कर सकूँ, लेकिन सूरत हाल ऐसी है कि यार जिस रूम में जाके मैं रिकॉर्ड करता हूँ वहाँ पे कभी भाई आके लेटे होते हैं, कभी वहाँ पे आजकल जैसे कि 14 अगस्त का सीज़न चल रहा है, 14 अगस्त आ रही है, आज़ादी के दिन आ रहे हैं, तो बच्चों ने बाजे लिए हुए हैं, इतने बाजे बजाते हैं, इतने बाजे बजाते हैं कि रिकॉर्ड करना दूर की बात है। मुझे सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गाइस, थैंक यू, सी यू, टाटा बाय बाय, सायोनारा।